हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट, वृत्त का प्राचलिक समीकरण। वृत्त का प्राचलिक समीकरण। ठीक है बच्चों, वृत्त का प्राचलिक समीकरण इसे अपन बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बच्चों, वृत्त का प्राचलिक समीकरण क्या होता है? तो बच्चों, पहले जो अपने लास्ट टॉपिक जो एंड किया था उसका फोर्थ पॉइंट था इंटरसेक्ट फॉर्म, यानी अक्षर द्वारा वृत्त को काटा गया अंतःखंड वो अपन ने निकाला था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप जो मेरे लेक्चर जो आप देख रहे हो बच्चों, उनको आप एक पेपर या आप एक कॉपी लेके भी उनको 1 बाय 1 आप लिखते चले जाओ। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं आपको पॉइंट फॉर्म में यानी कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन को पॉइंट्स फॉर्म में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, लास्ट में अपन एक पूरी पॉइंट्स वाइज जैसे जैसे मैंने पॉइंट के वाइज आपको कराया है, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ और चल रहा है अपना कि सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई और एडवांस में, तो मैं उनको सीक्वेंस से आपको डाल दूंगा ताकि आपको वहाँ पे भी रिविजन हो जाए। लेकिन आपको फॉर्मेट तो याद हो बच्चों, ठीक है? तो वृत्त का प्राचलिक समीकरण पर पढ़ेंगे आज फिफ्थ पॉइंट, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे कैसे अपन क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्या होता है बच्चों प्राचलिक समीकरण। बच्चों आप केवल ये चीज समझना कि प्राचलिक समीकरण अपन पढ़ते क्यों है। प्राचलिक समीकरण या प्राचाल रूप, ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई भी वक्र है आपके पास, ठीक है? कोई भी वक्र है, तो ये कोई भी वक्र है, ठीक है बच्चों? ऐसा कोई वक्र है। अब इस वक्र पे मान लो कोई बिंदु मुझे कंसीडर करना है, मान लो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कोई बिंदु को मानना है, ये बिंदु मानना है। तो जब आप ये बिंदु मानोगे तो आप मानोगे बिंदु P, और यहाँ आप लोगे कि इसका x का कोऑर्डिनेट x है, मतलब x कोऑर्डिनेट x है और y ऐसे मानोगे आप बच्चों, ये तो मानोगे, या आप मानोगे h कोमा k, या आप मानोगे अल्फा कोमा बीटा, जो भी आपको मानना है आप मानोगे। तो बच्चों जब आप मानते हो तो यहाँ पे देखो ये कितने अननोन आपने मान लिए, 2 अननोन राशि आपने मान चुके हैं आप, कि आपके पास कितने अज्ञात राशि हुई, 2 अज्ञात राशि आपके पास यहाँ पे हो गई। अज्ञात राशि कितनी हो गई, 2 हो गई। तो बच्चों 2 अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए 2 ही समीकरण चाहिए होते हैं फिर आपको। तो ये थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन को क्या तो कर देता है, हल्का सा कैलकुलेशन बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, लेकिन प्राचलिक समीकरण जो होता है, प्राचार रूप यदि अपन माने, यानी मुझे इस वक्र का समीकरण दिया हुआ है और इस वक्र के समीकरण पे अपन को ये मालूम है कि यदि मुझे इसी वक्र पे कोई बिंदु P लेना है, तो मैं ऐसे कंसीडर करूँ ना कि ये बिंदु P में 2 अज्ञात राशि ना होंगे, एक अज्ञात राशि हो। मान लो T की शक्ल में मान लो x के मान को T रख दिया तो y का मान समीकरण से आ जाएगा। जैसे बच्चों मान लो इस वक्र का समीकरण आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 4y, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है बच्चों, थोड़ा इजी कर लेते हैं अपन, x स्क्वायर बराबर 4y अपन ने ये दे दिया। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे मान लो इस बिंदु P के समीकरण मान लें, मतलब कोऑर्डिनेट निर्देशांक लेने हैं बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, मैंने t मान लिया तो ये t स्क्वायर हो गया बराबर 4y, तो y का मान कितना है, t स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ बच्चों बिंदु P की जगह मैं क्या लिखूंगा, निर्देशांक। तो माना इस वक्र पे कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक t, t स्क्वायर बटे 4। अब आपने ये माना, तो बच्चों अब आपने जो प्राचलिक निर्देशांक जो माने हैं, मतलब जो आपने निर्देशांक माने हैं वो क्या माना आपने, t, t स्क्वायर बटे 4, ये आपने माना है वक्र पे। ठीक है बच्चों, अब आपसे बोला जाएगा इसमें अज्ञात राशि कितनी है, तो इसमें अज्ञात राशि कितनी है, एक ही है t। तो t ज्ञात करने के लिए एक ही समीकरण चाहिए होता है। तो इसका मतलब बच्चों प्राचलिक जो समीकरण होता है वो अज्ञात राशि जो होती है उसको बढ़ने से बचाता है, सीधी सी बात। ठीक है बच्चों, तो प्राचलिक समीकरण से मैं पढ़ते क्यों है, ठीक है? तो जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है उनको रिड्यूस करने के काम में आती है, विद द हेल्प ऑफ इट्स इक्वेशन। इसके इक्वेशन से अपन कर सकते हैं।
तो बच्चों अब अपन वृत्त का पढ़ेंगे। तो देखो वृत्त से पहले हमने रेखा की बात कर ली थी। तो रेखा का प्राचलिक समीकरण कैसे अपन ज्ञात करते हैं, रेखा का प्राचलिक समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। रेखा का प्राचलिक समीकरण, तो बच्चों देखो रेखा का प्राचलिक समीकरण अपन ने ये x कोऑर्डिनेट मान लिया, ये y कोऑर्डिनेट मान लिया, ठीक है, मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब यहाँ अपन ने ये कोई रेखा है, अब बच्चों ये जो रेखा है l, ये तो फिक्स हो गई थीटा, तो रेखा फिक्स है तो उसकी ढाल भी क्या है, फिक्स है, ढाल फिक्स है तो उसके x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण भी बच्चों क्या है, फिक्स है, तो थीटा स्थिर है यहाँ पे। अब यहाँ बच्चों अपन ने क्या करा कि एक पॉइंट, एक बिंदु ले लिया अपन ने, और ये बिंदु मैंने कैसे ले लिया, स्थिर बिंदु, यानी ये वाले बिंदु की लोकेशन मुझे मालूम है, यानी ये बिंदु मुझे दिया हुआ है, रेखा पर कोई बिंदु आपको दिया हुआ है, और ये बिंदु मान लो अपन को दे रखा है x1, y1, ठीक है बच्चों, ये बिंदु आपको दिया हुआ है। अब अपन को देखो बच्चों रेखा का समीकरण लिखने के लिए, कल मैंने आपको बोला था कि रेखा के समीकरण लिखने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है, तो एक बिंदु तो अपन को दे ही रखा है x1, y1, ठीक है। अब दूसरा बिंदु जो आपको दे रखा है वो लेने आपको क्या दे रखा है, ढाल दे दी, थीटा दे दिया, तो अपन रेखा का समीकरण लिख सकते हैं एक बिंदु से होके और थीटा के रूप में। समझ में आया बच्चों? लेकिन मान लो बच्चों आपसे ऐसे बोला गया हो कि रेखा का समीकरण नहीं दिया, आपसे बोला कि इस रेखा पर कोई दूसरा बिंदु लेना है, मतलब इस रेखा पर एक बिंदु तो x1, y1 है, और आपसे बोला कि इस रेखा पे मुझे कोई दूसरा बिंदु भी कंसीडर करना है, यानी इस रेखा से मान लो मुझे यहाँ पे कोई बिंदु है, आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जामिनर जो पूछेगा वही तो आप करोगे बच्चों। तो यहाँ x1, y1 एक स्थिर बिंदु दे रखा है, और ये बिंदु मान लो आपको लेना है, आपको कंसीडर करना है क्वेश्चन हल करने के लिए। तो आप क्या करोगे बच्चों कि ये बिंदु की आप लोकेशन दोगे, माना ये बिंदु इस बिंदु से r दूरी पे, ऐसे लगोगे बच्चों, ऐसे ही करना है आपको। आप जब 3D पढ़ोगे 12th क्लास में, या 12th क्लास के बच्चे तो 3D पढ़ चुके हैं, उनको मालूम है इस चीज से कि वेक्टर में अपन ने बहुत क्वेश्चन करे हैं ऐसे कि बिंदु से r वेक्टर पे इस बिंदु के इंटरसेक्ट निकालना है, तो अपन यहाँ से r वेक्टर या लैम्बडा या म्यू मान के अपन कर देते, ठीक है बच्चों। तो अपन ने ये वाला बिंदु के निर्देशांक बिंदु मुझे लिखने हैं, तो कई बच्चों कैसे लिखेंगे, अल्फा कोमा बीटा, माना इसके निर्देशांक कोमा बीटा। लेकिन बच्चों जब ऐसे जब हम लिखते हैं अल्फा कोमा बीटा, तो बोलो कितने अपने पास अननोन आ गए, दो अननोन आ गए, अल्फा भी अननोन है और बीटा भी अननोन है। तो अल्फा निकालने के लिए और बीटा निकालने के लिए दो समीकरण भी चाहिए अल्फा और बीटा के रूप में, तो वो थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लेंथ हो जाएगी बच्चों, आंसर तो आएगा लेकिन लेंथ हो जाएगी बच्चों। तो अपन क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे कि इसको अपन कैसे हल करेंगे, तो यहाँ मैं चाहता हूँ केवल एक ही चर राशि आए, तो एक ही चर राशि। अब जो ये जो r दूरी है इस पॉइंट पे, अब वो बिंदु अपन कंसीडर कर रहे हैं, बिंदु बिंदु पता नहीं कहाँ है, तो माना रेखा पे कोई ये माना रेखा पे ये कोई बिंदु P ले लिया मैंने, ठीक है, तो इस बिंदु से, तो ये जो r है ना, ये जो r है बच्चों, ये r कैसा है, ये चर है, यानी ये चर राशि, चर दूरी है, वेरिएबल डिस्टेंस है, और ये थीटा क्या है, थीटा स्थिर। तो अब बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई x1 और ये दूरी कितनी हो गई y1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ अपन ने क्या करा बच्चों, एक लंब डाला और यहाँ से भी एक लंब डाला, तो जब अपन ने ये लंब डाला तो बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक है बच्चों। और ये अपन ने दूरी कितनी कंसीडर कर रहे हैं, r, तो ये कितना जाएगा बच्चों, r cos थीटा, और ये जाएगा r sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब इस पॉइंट के निर्देशांक को क्या लिखेंगे अपन, पहले तो इस पॉइंट के निर्देशांक मान लो किसी बच्चे ने h k माना, ठीक है, अब बोलो इस पॉइंट के निर्देशांक अब कितने हो गए, ये तो पहले की बात थी, अब बोलो जहां पे अननोन कितने थे, दो, अब बोलो अपन ने क्या क्या मान लिए, तो x तो कितना आया, यहाँ इस पॉइंट की दूरी देखो x1 प्लस r cos थीटा, ये तो जाएगा अपने पास x1 प्लस r cos थीटा, और ये जाएगा अपने पास y1 प्लस r sin थीटा। तो बच्चा अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले जो आपने बिंदु माना था उसमें तो दो अननोन है, आपसे बोला गया एक रेखा है, एक रेखा का समीकरण दे दिया, इस रेखा पे कोई बिंदु P लेना है, तो इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु P कहीं पे भी हो,
तो वो कहीं पे भी कहाँ पे हो, मान लो कोई r दूरी पर, तो वो r भी आपने माना हुआ है ना, तो माना हुआ है तो वो फिक्स मानता है नहीं, तो चल रहा है। तो पहले आपने कोई बिंदु h k मान लिया, अब दो अज्ञात राशि h भी और k भी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, h और k के ज्ञात करने के लिए h और k के रूप में दो समीकरण निकालने होंगे, ठीक है बच्चों। तो उसको आप याद करोगे, या फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने क्या करा, h k ना मान के अपन ने इस शक्ल में मान लिया। यहाँ पे देखो x1 y1 तो दिया हुआ ही है, रेखा पर एक बिंदु पहले से दिया हुआ है, तो उसी की सहायता से अपन ने मान लिया कि ये वाला बिंदु कोई आर दूरी पर है इस बिंदु से, तो x1 y1 दे रखा है। अच्छा बच्चों, cos थीटा sin थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे फिक्स है, रेखा की ढाल क्या चेंज होगी क्या, नहीं होगी, तो क्या चेंज होगा, केवल r और r। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रेखा का प्राचलिक समीकरण। अब प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक इसको अभी अपन बोलते हैं प्राचाल, इसे बोलते हैं रेखा पर स्थित किसी बिंदु का प्राचाल रूप में निर्देशांक। अब समीकरण लिखना है, तो बच्चों ये क्या है, x का मान, तो ये कोई x का मान है, x1 प्लस r cos थीटा। अब बच्चों ये क्या है, कोई y का मान, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y1 प्लस r sin थीटा। ठीक है बच्चों, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x माइनस x1 बटे cos थीटा बराबर y माइनस y1 बटे sin थीटा बराबर कितना रहेगा r। अब बच्चों देखो इसमें क्या है कि इसमें r तो वेरिएबल है और r तो वेरिएबल और थीटा क्या है, फिक्स है, तो ये जो हो जाएगा रेखा का प्राचालिक। लेकिन बच्चों मुझे वृत्त का प्राचालिक निकालना है, तो वृत्त के प्राचालिक में क्या होता है, थीटा जो होता है वो तो बदलता है और r जो होता है वो फिक्स होता है, तो ये डिफरेंस है रेखा के और वृत्त के प्राचालिक में। ठीक है बच्चों, अब अपन देखो वृत्त का प्राचालिक समीकरण पढ़ेंगे, तो समझ में आया बच्चों कैसे अपन रेखा का प्राचलिक समीकरण और प्राचाल पढ़ते ही जो है। तो बच्चों वापिस से अपन बोल रहे हैं कि जो P जो अभी अपने पास आया h प्लस r cos थीटा, अच्छा बच्चों ये माइनस हो सकता है, इधर जा सकता है k प्लस माइनस r sin थीटा। अच्छा इसे तो अपन बोलेंगे प्राचाल रूप में निर्देशांक, और समीकरण जो होगा इसको अपन लिखेंगे x बराबर ये और y बराबर ये, तो ये रहेगा रेखा का प्राचलिक समीकरण। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों अपन को निकालना है वृत्त का प्राचलिक समीकरण। तो वृत्त के प्राचलिक समीकरण में पहले मैं ले लेता हूँ मूल बिंदु मानक समीकरण, तो ये मैंने मानक वृत्त ले लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ ये केंद्र अपन को मालूम है, ये स्थिर बिंदु हो गया, वहां पे x1 y1 अपन को मालूम था, यहाँ पे केंद्र अपन को मालूम है, तो ये स्थिर हो गया। अब इस वृत्त पे मुझे कोई बिंदु P लेना है कहीं पे भी, तो मान लो कोई बिंदु P मुझे यहाँ लेना है, तो बच्चों बिंदु P जो मुझे h k ना लेके, h k लेंगे तो दो अज्ञात राशि हो गए, मैं प्राचाल रूप में लिखूंगा, तो मैंने एक ट्रिक लगाई कि माना इस बिंदु P की इस वाले बिंदु से θ1 एंगल बना रहा है या थीटा एंगल बना रहा है, माना एक बिंदु P और ये बिंदु O ऐसा से साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और ये दूरी कितनी है बच्चों, r। बच्चों P चलेगा तो क्या r बदलेगा, नहीं, थीटा बदलेगा, हाँ, तो यहाँ पे थीटा बदलता है और r क्या होता है, स्थिर होता है। तो बच्चों अब अपन इसमें एक लंब डाल देंगे, तो ये दूरी कितनी हो गई बच्चों, ये तो गई r cos थीटा और ये बच्चों कितनी हो गई r sin थीटा। तो बिंदु P के निर्देशांक बच्चों कितने हो गए, r cos थीटा r sin थीटा, तो ये हो गया प्राचाल रूप में निर्देशांक। ठीक है बच्चों, यानी प्राचाल बोल देते हैं अपन। अब समीकरण लेना है, तो इसको x बराबर क्या जाएगा r cos थीटा और y बराबर कितना जाएगा बच्चों r sin थीटा, तो ये हो गया प्राचलिक समीकरण, वृत्त का प्राचलिक समीकरण ये हो गया। अच्छा बच्चों, वृत्त का प्राचलिक समीकरण से मुझे वृत्त के समीकरण को वापस से लिखना है, तो क्या करेंगे अपन कि ये जो x है, देखेंगे बच्चों ये x किसके ऊपर डिपेंड है, थीटा के ऊपर, और ये y भी किसके ऊपर डिपेंड है, थीटा के ऊपर। तो x और y जिस राशि के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको अपन क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो अपने पास जो समीकरण आएगा वो वृत्त का वापस से मानक समीकरण, x उसका कार्तीय रूप में समीकरण आ जाएगा। तो कार्तीय रूप में आने के लिए थीटा को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना रहेगा, r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों कैसे अपन वृत्त का प्राचलिक समीकरण लिखते हैं और क्यों पढ़ते हैं वो भी समझ में आया बच्चों, कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी होती है उनको रिड्यूस करना इन ए सिंगल वेरिएबल क्वांटिटी में। ठीक है बच्चों, दो अज्ञात राशियों को एक अज्ञात राशि में कन्वर्ट करना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो बच्चों
ये तो जब था जब केंद्र 0,0 पे, मान लो वृत्त का केंद्र कोई मान लो वृत्त का केंद्र h, k है, या चलो ठीक है h, k, मान लो वृत्त का केंद्र h, k है। अब इस बिंदु, इस वृत्त पे कोई बिंदु P है, उसका प्राचार लेना है। तो कैसे लेंगे बच्चों, देखो ये केंद्र फिक्स है, तो ये बिंदु P से इसकी दूरी कितनी हुई r, ये एंगल मैंने माना कितना है थीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ से ये दूरी तो कितनी हो जाएगी h हो जाएगी, और ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों k हो जाएगी। अब इसमें बच्चों अपन को और दूरी ऐड करनी है, यानी ये वाली दूरी और ऐड करनी है, तो ये तो कितनी रहेगी r cos थीटा, और बच्चों ये कितनी रहेगी r sin थीटा। तो बिंदु P के बोलो क्या हो जाएगा प्राचाल h प्लस r cos थीटा, सेम वही रेखा वाला, और k प्लस r sin थीटा। तो ये आपको आसान हो जाएगा। अब इसमें रेखा में और वृत्त में क्या डिफरेंस होता है, रेखा में तो क्या बच्चों r बदलता है, थीटा फिक्स होता है, लेकिन वृत्त के केस में क्या होगा r फिक्स होगा, थीटा बदलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये प्राचार। चलो बच्चों एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं कि प्राचार रूप में कैसे क्या कर रहे हैं अपन। वो तो जितने पॉइंट अपन कर रहे हैं उतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके सामने बनते जा रहे हैं। बच्चों अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। ऐसे आपको दिए गए हैं कि दो स्थिर बिंदु क्रमशः A 8,0 व B 0,r वृत्त x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 पर स्थित है तथा एक चलित बिंदु P तथा एक चलित बिंदु P वृत्त पर तथा एक चलित बिंदु P वृत्त पर है। ठीक है बच्चों, एक वृत्त पर चलता है, यानी ये चलित बिंदु P इस वृत्त पे जो दिया गया वृत्त है इस पे चलता है, वृत्त पर है ना। तो अब आपसे बोला गया है तो त्रिभुज APB, ठीक है, त्रिभुज APB के लंब केंद्र, या तो उसको शीर्ष लंब बोलते हैं बच्चों, लंब, तो त्रिभुज APB के लंब केंद्र द्वारा बनाया गया बिंदु पर होगा ऑप्शन ए परवलय, ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी रेखा युग्म। बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है, दो स्थिर बिंदु है, दो स्थिर बिंदु A और B वृत्त पर स्थित है तथा इस वृत्त में एक चलित बिंदु P भी है। अब इस चलित बिंदु P, यानी जो बिंदु P है ना बच्चों, इसका मतलब क्या है, तथा एक चलित बिंदु P वृत्त पर है, इसका मतलब ये है बच्चों कि एक बिंदु P एक फिक्स नहीं है, यानी वो अपनी बात पे फिक्स है ही नहीं, वो चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है, वृत्त पे चल रहा है, ऐसे चलता है। तो जब वो वृत्त पे चलेगा तो APB जो है त्रिभुज भी बदलेगा। भाई देखो A और B तो फिक्स है, P बदल रहा है तो त्रिभुज भी बदल रहा है। अच्छा त्रिभुज बदलेगा तो त्रिभुज का लंब केंद्र बदलेगा। अच्छा लंब केंद्र जब बदलेगा तो वो बदलते बदलते क्या बनाएगा, एक आकृति का निर्माण कर लेगा, और वो आकृति हमसे पूछे कौन सी आकृति है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे डील करते हैं, तो देखो बच्चों
सबसे पहले तो अपन दो स्थिर बिंदु देखेंगे, कितना है 8,0 0,8। तो बच्चों 8,0 को देखते ही अपन को पता लग गया कि ये x अक्ष पे स्थित है और 0,8 ये कहां पे स्थित है y अक्ष पे x का मान 0 होता है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो बच्चों पहले अपन कोऑर्डिनेट बना लो, मतलब पहले अपन बच्चों क्या बना लेते हैं, अक्ष बना लेते हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है बच्चों, अब 8,0 यहाँ पे है, मान लो ये कोई 8,0 मान लिया और एक 0,8 मान लिया, यानी बिंदु क्रमशः वृत्त पर स्थित है। तो यानी ये वृत्त ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु से होके गुजरेगा 8 8। फिर इसको अपन ने लिख लिया 8,0 और इसको अपन लिख दिया 0,8 दिया हुआ है। ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। ठीक है बच्चों, वृत्त जो है बच्चों ये आपके पास वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र बोलो बच्चों कितना है 8,8 और इसकी त्रिज्या बोलो बच्चों कितनी है, दाएं पक्ष में जो होती है उसका क्या ले लेंगे अपन, रूट ले लेंगे, तो 8। तो बच्चों इसकी त्रिज्या भी 8 है, ठीक है, और केंद्र कितने हैं 8,8। इसका मतलब ये वृत्त क्या है, ये वृत्त है अक्षों को स्पर्श कर रहा है, किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है बच्चों, तो आपको देखो बच्चों ऐसे ना बोल के वो ऐसे भी दे सकता था। देखो बच्चों इस लाइन को एग्जामिनर सीधा ऐसे ना बोल के ऐसे बोल सकता था कि एक 8 इकाई त्रिज्या वाला त्रिभुज अक्षों को प्रथम चतुर्थांश में स्पर्श करता है तथा एक बिंदु P उस वृत्त पर स्थित है। तो बच्चों इस प्रकार भी दे सकता था वो आपको, यानी देखो केवल 8 इकाई और अक्षों को स्पर्श कर रहा है, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया था विभिन्न रूप में वृत्तों का समीकरण, ये ऐसे ये वृत्त बन गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, और इसका जो केंद्र होगा ये अपने पास 8,8 और इसकी त्रिज्या कितनी है 8, तो ये वृत्त आपके पास बन गया। ठीक है बच्चों, वृत्त आई थिंक थोड़ा सा मोटा बन गया। ठीक है बच्चों, ये आपके पास वृत्त है ना। अब एक बिंदु P है, तो बिंदु P, तो देखो बच्चों जब भी अपन को बिंदु पथ निकालना होता है तो जो बिंदु है, ये जो बिंदु है इस बिंदु को चल एक जगह फिक्स करना होता है। तो बच्चों अपन ने एक बिंदु P को यहाँ पे फिक्स कर दिया, पहले चीज, उसके बाद बदलते जा रहा है ये बिंदु P। तो पहले एक बार फिक्स करके देखते हैं आकृति कैसे बनती है त्रिभुज की। तो ये BP AP और ये AB, तो ये त्रिभुज आपके पास बन गया। एक समय फोटो इसकी ये आएगी। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसका क्या निकालना है बच्चों, इसका मुझे निकालना है लंब केंद्र। इसका मुझे क्या निकालना है बच्चों, लंब केंद्र। तो लंब केंद्र निकालने से पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु P जो है, इस बिंदु P को मानना होता है अपन को, इसके निर्देशांक मानने होते हैं। तो बच्चों बिंदु P के जो निर्देशांक मानेंगे, अब अपन यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं h, k मान लेते हैं। तो उसमें h भी अज्ञात राशि और k भी अज्ञात राशि है, तो अपन उसको कैसे ज्ञात करेंगे, कर तो लेंगे बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जाएगी। तो अपन बिंदु P को प्राचार रूप में मानेंगे ना, तो यहाँ हमारा कोई बिंदु P चलित बिंदु है जिसके निर्देशांक अपन प्राचार रूप में क्या हो जाएगा वृत्त का, तो वृत्त का प्राचार रूप में बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 + 8 cos थीटा, 8 + 8 sin थीटा। नहीं समझ में आया बच्चों, तो यही तो होगा। देखो 8 8 अभी बताया था ना प्राचलिक समीकरण, जब केंद्र h, k हो तो h + r cos थीटा और h + r sin थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों इस बिंदु P के निर्देशांक। अब बच्चों देखो अपन क्या करेंगे कि बिंदु P के निर्देशांक तो ये आ गए प्राचार रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा बदलेगा भाई, बिंदु P चलेगा तो थीटा बदलेगा, तो थीटा के मान को तो हटाना है अपन को समीकरण में। अब लेकिन बच्चों देखो वो अपन से क्या पूछ रहा है, त्रिभुज APB का लंब केंद्र। बच्चों लंब केंद्र जो होता है उसमें मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि लंब केंद्र को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, और हाई जीओ क्या होता है बच्चों, हाई जीओ, हाई जीओ का रिलेशन कितना होता है 2:1 होता है। ये मैंने आपको समझाया था ट्रिक। हाई होता है लंब केंद्र, H लंब केंद्र, G होता है बच्चों क्या होता है केंद्रक, और O बच्चों क्या होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र। तो बच्चों इस त्रिभुज के जो त्रिभुज बनेगा PAB, तो बच्चों ये त्रिभुज हमेशा इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमेशा इसी वृत्त पे स्थित होंगे।
तो इस वृत्त पे स्थित होंगे, तो इसका मतलब इस वृत्त का सॉरी इस त्रिभुज का परिकेंद्र हमेशा 8,8 होगा। मुझे समझ में आया? तो यानी कि केंद्र क्या होगा 8,8। ओ तो आइए बच्चों ये व्यास संज्ञाई कैसे, देखो वापस सुनो। वो होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, त्रिभुज के तीनों शीर्षों, इस समय त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं, ए पी बी, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र। अब मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, ये बिंदु पी है, क्वेश्चन में बिंदु पी कहां पे चल रहा है, वृत्त पर ही चल रहा है। तो वृत्त पे चल रहा है तो ए पी बी हमेशा वृत्त पे होंगे। तो इसका मतलब ये त्रिभुज जो बदलेंगे, यानी एक त्रिभुज नहीं, ऐसे नीले कलर के कितने त्रिभुज है बच्चों, अनंत त्रिभुज है। देखो सारे अनंत त्रिभुज हमेशा इसी वृत्त पे स्थित होंगे। तो वो सारे सभी की सभी वृत्तों का सॉरी सारे के सारे त्रिभुजों का जो कि इस वृत्त पे स्थित है उन सबका परिकेंद्र तो क्या होगा 8, नहीं समझ में आया बच्चों? अब जी, जी क्या होता है बच्चों, केंद्र कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, उससे निकालते हैं। तो बच्चों देखो x1 क्या है यहाँ पे 8, तो x1 है बच्चों 8 प्लस 8 cos थीटा प्लस h2 अपन कितना है बच्चों 0 प्लस x3 कितना है 8 बटे कितना 3, बच्चों ये क्या हो जाएगा 8 8 16, 16 प्लस 8 cos थीटा बटे 3, ये होगा। तो इसको ऊपर लिख देंगे जी का 16 प्लस 8 cos थीटा बटे 3 कॉमा। इसी प्रकार बच्चों देखो y1 कितना है 8 प्लस 8 sin थीटा, y2 कितना है 8, y3 कितना है 0। तो ये भी बच्चों कितना जाएगा 16 प्लस 8 sin थीटा बटे 3। तो मतलब जी आ गया, वो आ गया, h निकाल सकते हैं अपन कैसे, ये अनुपात वाला। तो बच्चों को h बोलो कैसे निकालोगे, तो h अपन डायरेक्ट ऐसे चलेंगे, 2 1 तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 हो गई और ये कितनी हो गई यहाँ से 1 हो गई। तो अपन बोल देंगे कि जो h है ये जीओ को बाह्य विभाजित कर रहा है 3:1 में। तो ये h के निर्देशांक को कैसे लिखेंगे, तो h के निर्देशांक, अरे बच्चों ये 2:1 है ना, तो ये h ने अपन ने माना कि ये जो h है ये यहाँ से टोटल कितना है 3 और यहाँ से कितना है 1, तो ये 3:1 में क्या कर रहा है अंतर बाह्य विभाजित कर रहा है। तो सूत्र लगाएंगे तो बच्चों कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये जाएगा 16 प्लस 8 cos थीटा, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको इसको समझा देता हूँ पूरा। तो बच्चों ये क्वेश्चन लिख लेना आप, और इस क्वेश्चन को अपन एरेंज कर रहे हैं। तो बच्चों देखो कैसे अपन करेंगे, तो अपने पास ये आ गया, ये तो जी आ गया, जी कितना आया बच्चों अपने पास 16 प्लस 8 cos थीटा बटे 3, और y का मान कितना है इसका 16 प्लस 8 sin थीटा बटे 3, और ये कितना है बच्चों अपने पास 8,8। अब बच्चों ये अपन को निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अपन ने ये यहाँ से कितना हो गया टोटल 3, और ये यहाँ से कितना हो गया बच्चों 1, ठीक है। और अब मुझे इसके निर्देशांक निकालना है h, ठीक है बच्चों। तो जब अपन h के निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, बाह्य विभाजन का सूत्र लगा देंगे। तो बच्चों देखो अपन ने बाह्य विभाजन का सूत्र क्या बोला था, कैसे अपन करते हैं कि ये दोनों पड़ोसी है तो ये इस पे अटैक मारेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये h को जब अपन लिखेंगे तो h बराबर 3 का गुणा इसके x के साथ करेंगे तो कितना जाएगा 3 इंटू 16 प्लस 8 cos थीटा बटे 3, ये आया बच्चों, ठीक है। फिर माइनस, अब क्या करेंगे अपन, ये जो एक है ये एक यहाँ पे अटैक मारेगा, ये तो अपन निकाल रहे हैं, तो इस एक को अपन यहाँ ले लेते हैं ना, तो 2 हो जाएगा, ये 3 2, यहाँ से थोड़ा दूरी 3 और ये दूरी 2, ठीक है। तो 3:2, तो माइनस 2 का गुणा किसके साथ करेंगे उसके साथ, तो कितना आएगा 16,
8 दूनी 16 बटे 3 माइनस 2। ऐसे ही y का कर लेंगे तो 3 16 प्लस 8 साइन थीटा बटे 3 माइनस इस 2 का इससे साथ करेंगे तो 16 बटे 3 माइनस 2। देखो बच्चों नहीं समझ में आया, मैं वापस आपको समझा देता हूँ कि यहाँ देखो अपने पास ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये है x2, y2 और ये कोई पॉइंट है h और ये दूरी है मान लो a और ये दूरी है b। तो मुझे h के निर्देशांक लिखना है, तो h के निर्देशांक कैसे लिखेंगे अपन, a को गुणा करेंगे x1 से तो ax1 माइनस लगाएंगे, b को गुणा करेंगे x2 से तो bx2 बटे a माइनस b। ऐसे ही a को गुणा करेंगे y1 से ay1 माइनस by2 बटे a माइनस b। ठीक है बच्चों, आप देखो इसको अपन याद कैसे रखेंगे, ट्रिक कैसे याद रखेंगे बच्चों। तो यहाँ देखो कि ये जो रेशियो है a वाला, a इकाई जो है ये इकाई कहाँ पे है h और इसके बीच में स्थित है, तो ये कहाँ पे टागा डालेगा बच्चों x1 और y1 पे, तो a x1 और a y1। ऐसे बच्चों b जो है वो इन दोनों के मध्य में स्थित है तो कहाँ टागा डालेगा ये x2 y2 पे, तो b x2 और b y2 और माइनस लगाना है क्योंकि भाई ये भी हो गया। ठीक है बच्चों समझ में आया। तो जब अपन इसको हल करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, 16 से 16 कट गया, 3 में 2 गए 1 तो 8 कोस थीटा, 3 से 3 कट गया, 16 से 16 कट गया, 3 में 2 1 तो 8 साइन थीटा। तो बच्चों h के कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 8 कोस थीटा 8 साइन थीटा। समझ में आया बच्चों। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, अब अपन ये तो एक फोटो मान लीजिए अपन ने, अब बच्चों अपन p को बदलेंगे। जब बच्चों अपन p को बदलेंगे तो क्या बदलेगा, थीटा बदलेगा। बच्चों अपन जब इसके p को बदलेंगे तो थीटा बदलेगा। अच्छा ये थीटा बदलेगा तो इसके h बदलेगा, तो h में केवल क्या है थीटा, तो h में भी थीटा बदलेगा। तो थीटा बदलेगा तो h में भी थीटा बदलेगा। अब बिंदु पद अपन से किसका पूछा है, h का पूछा है। तो बच्चों h का जो बिंदु पद आया है, लेकिन अभी अपने पास बिंदु पद आया कि प्राचाल आया, अपने पास h का प्राचाल आया है। तो प्राचाल से बिंदु पद कैसे निकालते हैं, तो प्राचाल से बिंदु पद निकालने से बच्चों आप अभी अपने सीखा था कि ये x बराबर कितना है 8 cos थीटा और ये y बराबर कितना है 8 sin थीटा। ठीक है बच्चों, x बराबर 8 cos थीटा और y बराबर 8 sin थीटा, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो x² + y² बराबर कितना रहेगा 64। तो ये अपने पास आ गया, ये किसका समीकरण बच्चों, वृत्त का समीकरण है, तो आंसर कितना रहेगा सीधा राइट आंसर। ठीक है पहले बच्चों समझ में आया 5th पॉइंट से कैसे अपन प्राचालिक समीकरण लिखते हैं। ओके बच्चों, अब अपन बात करेंगे 6th पॉइंट की बच्चों। तो ये तो 5th टाइप का क्वेश्चन था, अब अपन बात करेंगे 6th टाइप का क्वेश्चन। तो बच्चों इसको पॉज करना, अच्छे से खुद एक बार प्रैक्टिस करना, एक एक स्टेप को फॉलो करना। ठीक है बच्चों, अब आता है अपना 6th पॉइंट। तो बच्चों 6 पॉइंट अपन पढ़ेंगे, तो बच्चों अपन ने प्राचालिक समीकरण में डिस्कस किया। अच्छा बच्चों प्राचालिक समीकरण में अभी एक पॉइंट और अपन कर लेते हैं इसमें, प्राचालिक समीकरण में एक चीज और बताना भूल गया मैं। तो देखो बच्चों प्राचालिक समीकरण में जैसे मान लो आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि वृत्त पे ये जीवा काट रही है, ठीक है, ये जीवा है, यानी एक वृत्त है और ये कोई ये क्या है जीवा है, ठीक है, वृत्त की जीवा, इसका हमको समीकरण लिखना है। ठीक है, जबकि इस जीवा के शीर्ष पर जो बिंदु है इनको उसने θ1 के रूप में ले रखा है, यानी ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, इस वृत्त के केंद्र से ये तो है θ1 पे और ये वाला बिंदु किस पे है θ2 पे। यानी आपसे ये बोला गया है कि दो बिंदु वृत्त पर स्थित दो बिंदु और दो बिंदुओं की स्थिति कैसी तरह की उसने θ1 और θ2 के रूप में, नहीं समझ में आया बच्चों। यानी वृत्त के दो बिंदु, अब वो दो बिंदु x1 y1 x2 y2 ने दे रखा, वो दो बिंदु आपको θ1 θ2 के रूप में दे दिया, ठीक है। अब थीटा देखो बच्चों पहले जब बिंदु देता है तो वो x1 y1 x2 y2 चार आपको चार राशि देते हो, अब आपको केवल दो ही दे दिया θ1 और θ2।
तो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाले जीवा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो समझ में आया क्या कह रहा है? आपसे बोला है कि दो बिंदु थीटा वन, यानी एक बिंदु आपको दे दिया ए थीटा वन में, व बी थीटा टू के रूप में। ठीक है, दो बिंदुओं से गुजरने वाले जीवा का समीकरण, गुजरने वाली जीवा का समीकरण। बच्चों इसको भी अपन किसी में करेंगे, प्राचालिक में शामिल करेंगे। तो यहाँ बच्चों देखो, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी r, वो तो फिक्स होगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट जब अपन लिखेंगे, ये बिंदु ए के, तो क्या आ जाएगा बिंदु ए के, इसको अपन लिखेंगे r। तो बच्चों इसको अपन लिखेंगे r cos थीटा वन, मान लो मैंने इसको 0,0 से स्टार्ट कर दिया, तो ये जाएगा r cos थीटा वन, r sin थीटा वन, ये जाएगा। ऐसे इसके बोलो b, इसे क्या जाएगा बच्चों, r cos थीटा टू और r sin थीटा टू। ठीक है बच्चों, प्राचारों पे मान लिया अपने। अब अपन क्या करेंगे बच्चों कि देखो, दो बिंदु आ गए, तो दो बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, सॉरी दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जीवा रेखा है, तो क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है बच्चों। यानी ये क्या है, ये किसका सूत्र है, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। तो बच्चों यहाँ पे y1, तो y माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, r sin थीटा वन। ठीक है बच्चों, y2 कितना है, y2 है r sin थीटा टू, माइनस y1 कितना है बच्चों, y1 है अपने पास r sin थीटा वन बटे x2 कितना है बच्चों, x2 है अपने पास r cos थीटा टू, माइनस x1 कितना है r cos थीटा वन और x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है r cos थीटा वन, ये अपन ने ले लिया। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखो बच्चों क्या करेंगे अपन, ये तो हो गया y माइनस के r sin थीटा वन बराबर, बच्चों देखो r कॉमन लेकर जाएगा, तो sin थीटा टू माइनस sin थीटा वन बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन। तो बच्चों sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू sin c माइनस d बाई टू। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या है आपके पास, cos c माइनस cos d। बच्चों cos c माइनस cos d का सूत्र क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। ठीक है बच्चों, या इसको d माइनस c बाई टू नहीं करेंगे अपन, c माइनस d बाई टू को माइनस लगा देंगे, तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। नहीं समझ में आया बच्चों? अब देखो इसका बटे, यानी ये दोनों बटे में है, तो जब ये दोनों बटे है तो ये और ये भी बटे में आएगा, तो sin c माइनस d बाई टू sin c माइनस d बाई टू बढ़ जाएगा, केवल ये बचेगा। अच्छा 2 से 2 बढ़ जाएगा, नहीं समझ में आया बच्चों? तो केवल क्या बचेगा, cos c प्लस d, c की जगह कितना है थीटा टू प्लस थीटा वन बटे 2 बटे माइनस sin c प्लस d बाई टू, तो sin थीटा टू प्लस थीटा वन बाई टू एक्स माइनस आर कोस थीटा वन। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास माइनस साइन थीटा टू प्लस थीटा वन बटे टू और ये y का गुणांक है। ठीक है बच्चों, ऐसे माइनस माइनस कितना जाएगा, प्लस आर साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बटे टू। ऐसे बच्चों इस कोस को इससे गुणा करेंगे बराबर, तो ये जाएगा कोस थीटा वन प्लस थीटा टू बटे टू एक्स माइनस, इसी कोस को अपन गुणा कर देंगे इसके साथ, तो ये जाएगा। अब बच्चों अपन को क्या करना है कि इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये जाएगा कोस थीटा वन प्लस थीटा टू एक्स प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। देखो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे क्या करना है हमको।
तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्या, cos θ1 प्लस θ2 बटे 2x, ठीक है। ऐसे y में कितना आएगा प्लस sin θ1 प्लस θ2 बटे 2y बराबर। अब यहाँ देखना बच्चों, ये तो है अपने पास r sin θ1 इंटू sin θ है ना, और यहाँ पे बच्चों देखो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस के r cos θ1 इंटू cos θ1 प्लस θ2 बटे 2। तो इस माइनस को जो अपन इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर प्लस हो जाएगा तो देखो r कॉमन आ रहा है, r ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin a sin b, सॉरी cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b किसका सूत्र बन जाएगा, cos a माइनस b का। तो cos a माइनस b का सूत्र बन के बच्चों ये हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2 बाई 2। लेट मी चेक कर लेते बच्चों एक बार। तो cos a माइनस b, तो a अपन ने मान लिया ये वाला, तो देखो a माइनस b मानो चाहे b माइनस a मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, cos में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो cos a मान लिया अपन ने θ1 बाई 2 प्लस θ2 बाई 2 माइनस b कितना है θ1, तो θ1 बाई 2 माइनस θ1 तो माइनस के है ना, तो θ बाई 2 माइनस के θ1 बाई 2 तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों दिया जाएगा θ1 माइनस θ, हाँ एक ही बात है बच्चों, तो कुछ मान, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो ये क्या है बच्चों, ये आया जीवा, ठीक है। तो दो वृत्त की जीवा का समीकरण जब वो θ1 और θ2 के बिंदुओं से होके गुजरता हो, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज। तो कोस, तो ये आ गया अपने पे 5th पॉइंट प्राचलिक के बारे में। अब 6th पॉइंट अपन बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे कि बिंदु आपको दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है और एक आपको वृत्त दिया हुआ है। तो बच्चों बिंदु की स्थिति अपन को निकालनी है वृत्त के सापेक्ष। तो कैसे अपन इसको करते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको कैसा लग रहा है कि, तो बच्चों देखो कुछ अच्छा भी लग रहा होगा कुछ बुरा भी लग रहा होगा, यही चलती है ना जिंदगी है। तो बच्चों देखो 6 पॉइंट अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे बिंदु x1, y1 की वृत्त, और वृत्त कौन सा ले लिया अपन ने बच्चों, x बराबर 0। तो x बराबर 0 समझ में आया ना क्या है, x यानी पूरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति, वृत्त के सापेक्ष स्थिति ये अपन बात करेंगे, ठीक है। इस बिंदु की वृत्त के सापेक्ष में बात करेंगे, स्थिति को डिनोट करेंगे। बच्चों ध्यान, एक चीज और ध्यान से समझना है, क्या बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चों कि यहाँ पे जैसे वृत्त मान लो यहाँ पे 2 आपको दे दिया होता, यहाँ पे भी 2 आपको दे दिया होता, तो कई बच्चे इसको ही 0 मान लेते हैं, x बराबर 0। तो नहीं करना, देखो ये x बराबर 0 वृत्त के लिए अपन करते हैं तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, छोटी ये 1। तो 2 का आपको क्या लगाना पड़ता है, बाहर लगा के फिर जाके अपन उसको x बराबर 0 रखते हैं। तो बच्चों इस बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति निकालनी है, तो कैसे अपन करेंगे, देखो एक वृत्त ये अपने पास, ठीक है, ये वृत्त है और ये बिंदु अपने पास यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो ये है x1, y1, ठीक है बच्चों। और इसका केंद्र मतलब कितना होगा, -g, -f, इस, ठीक है। तो यहाँ से इसकी पोजीशन देंगे, तो ये वाला पॉइंट O A, ठीक है बच्चों। अब यदि बच्चों और इसकी त्रिज्या कितनी है r, बच्चों मैंने यदि ऐसे लिखा OA ग्रेटर देन r, तो इसका मतलब ये वाली दूरी बड़ी है r से, त्रिज्या से, तो बिंदु A कहाँ होगा, तो बिंदु A वृत्त के बाहर स्थित होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा बच्चों, ठीक है। और यदि मैं लिखता OA बराबर R, तो इसका मतलब वृत्त पर स्थित होता, वृत्त पर स्थित होता। और अब मैं लिखा बच्चों OA लेस देन R, तो इसका मतलब वृत्त के अंदर स्थित होगा, वृत्त के अंदर,
ठीक है बच्चों। अब देखो अपन कैसे निकालते हैं, OA कैसे निकालते हैं, क्या होता है OA R का रिलेशन। तो देखो बच्चों OA अपन निकालेंगे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र। तो बच्चों मैंने OA लिखा और R लिखा, अब मैं बराबर का रिलेशन लिया था एक बार, है ना, तो दोनों पक्षों का गुणा कर दिया OA स्क्वायर और R स्क्वायर, तो इसमें रूट हट जाएगा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा x1 प्लस g का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र लगा दिया, y1 प्लस f का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब जो r स्क्वायर क्या होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ac, ये होता है बच्चों। तो यहाँ बच्चों ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस g स्क्वायर प्लस, ऐसे बच्चों ये जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 2y1f प्लस f स्क्वायर बराबर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर f स्क्वायर g स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) माइनस c जाएगा प्लस c बराबर 0। तो बच्चों ये क्या है, ये आ गई पोजीशन। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, ये जो इसको अपन ने थोड़ी देर के लिए पहले क्या माना था, x माना था। अब इसी x में अपन ने बस x की जगह x1, y की जगह y1 रख दिया। अरे बच्चों देखो इसको अपन ने x माना था ना, अभी इसको अपन ने क्या माना था x, अब यहाँ पे x की जगह x बना गया, y की जगह y बना गया, x की जगह x बना गया, y की जगह y बना गया। तो इसको अपन क्या लिखेंगे x1, x1 मतलब किसके, ये x1 क्या है, ये x1 इस बिंदु के सापेक्ष, तो x1 किसके सापेक्ष है, ये a के सापेक्ष, ठीक है बच्चों, बराबर कितना आ रहा है 0। तो बच्चों x1 यानी जब मैं बिंदु a के निर्देशांक दिए गए वृत्त के समीकरण में ही रख देता हूँ और 0 आ गया, तो इसका मतलब वो बिंदु इस वृत्त पर स्थित होगा। देखो अपन ने कंडीशन कौन सी लेकर करी, ये वाली, वृत्त पर स्थित होगा, ठीक है। अच्छा मान लो यदि ये जो x1 है, ये x1 बिंदु a के सापेक्ष 0 से बड़ा रहा था धनात्मक, तब तो फिर ये बिंदु a कहाँ होता, वृत्त के बाहर स्थित होता, और यदि ये x1 ऋणात्मक रहता तो ये कहाँ पे स्थित होता, वृत्त के अंदर स्थित होता, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो एक दो क्वेश्चन आप कर लेना। तो एक क्वेश्चन जैसे मैंने बना दिया, आपको लिख दिया मैंने x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3y प्लस के 5 बराबर 0, और बिंदु दे दिया मैंने -1 को मान दो। अब आपसे बोला बताओ ये बिंदु इस वृत्त पे कहाँ स्थित है, अंदर बाहर की वृत्त पर। तो अब आप कैसे चेक करोगे बच्चों, ये तो क्या है आपके पास x1, देखो ये x है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो ये x है, और इस x में आपको क्या रखना है, x की जगह -1, y की जगह 2 रख दो, तो कितना जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस के 6, 3 दूनी का 6 प्लस के 5। तो बच्चों ये तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये कहाँ हो गया, वृत्त के बाहर स्थित। कंप्लीट कर चुके हैं 6 अलग अलग वैरायटी के टाइप के क्वेश्चन अपन वृत्त के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों मैं वृत्त को ज्योमेट्रिकल से अटैच करता हूँ, तो मैं अब बच्चों आपको अपन 7 पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, 7 पॉइंट, और 7 वाला पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे वो वृत्त की ज्यामिति, वृत्त की ज्यामितीय रूप में, वृत्त की ज्यामितीय रूप में, वृत्त की ज्यामितीय रूप में परिमाण या परिणाम, तो वृत्त के ज्यामितीय रूप में परिणाम अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7 पॉइंट, तो इस 7 पॉइंट में अपन एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, कैसे अपन स्पर्शरेखा पढ़ेंगे, टेंजेंसी पढ़ेंगे, और उसको अपन एक बार बाद में और रिवाइज कर लेंगे बच्चों। तो वृत्त के ज्यामितीय रूप में परिणाम अपन पढ़ते हैं। तो वृत्त के ज्यामितीय रूप में परिणाम में पहला परिणाम जो अपन लेंगे बच्चों, आपसे बोला जाएगा कि बिंदु या रेखा, सॉरी, आपसे टेंजेंसी कंडीशन पूछी जाएगी, यानी स्पर्श, सॉरी बच्चों, आपसे टेंजेंसी कंडीशन कैसे कि रेखा, तो रेखा आपको दे दी जाएगी, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वृत्त पर, वृत्त आपको दे दिया x बराबर 0, तो समझ जाओ बच्चों x बराबर 0 मतलब, तो रेखा, और रेखा आपको दे दी l बराबर 0, तो रेखा l बराबर 0 वृत्त पर या वृत्त पर
तो बच्चों अपन क्या देखेंगे इसमें, रेखा की स्थिति देखेंगे। अभी अपन ने बिंदु की स्थिति देखी थी 5th पॉइंट, इससे पहले जो अपन ने 6th पॉइंट पढ़ा था उसमें बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति पढ़ी थी बच्चों अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे रेखा की वृत्त के सापेक्ष स्थिति। तो रेखा की वृत्त के सापेक्ष स्थिति, वृत्त के सापेक्ष स्थिति ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो रेखा की वृत्त के सापेक्ष स्थिति को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, और एक बार और वापस अपन इसको पढ़ेंगे बच्चों। अगले जो लेक्चर अपना आएगा उसमें अपन रेखा की वृत्त के सापेक्ष नहीं, रेखा की कोनिक सेक्शन यानी सांग का परिचय, उसमें वृत्त भी शामिल हो जाएगा। यानी रेखा की परवलय के साथ, दीर्घवृत्त के साथ, अति परवलय के साथ, सबके साथ स्थिति, और उस स्थिति में अपन को टेंजेंट की इक्वेशन यानी स्पर्श रेखा के समीकरण भी निकालना है। तो वो सारी चीजें अपन देखेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं रेखा की वृत्त के सापेक्ष स्थिति, पहले इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो बच्चों, अपने पास ये वृत्त दिया हुआ है, ये आपके पास वृत्त दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, और ये आपको कोई रेखा ऊपर दे दी। ठीक है बच्चों, अब अपन को इसकी स्थिति निकालनी है। तो ये रेखा l बराबर 0 हो गया, और ये वृत्त का समीकरण कितना हो गया, x बराबर 0। इस वृत्त का केंद्र बच्चों कितना है, -g, -f हो गया, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, इस वाले बिंदु से रेखा पर एक क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो इस बिंदु से रेखा पर अपने बच्चों क्या डाला है, लंब डाला। तो जो लंब डाला, इस लंब की लंबाई आएगी 3। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चों, यदि ये P बच्चों, यदि ये P ग्रेटर देन R है, तो इसका मतलब रेखा वृत्त के बाहर स्थित है, रेखा वृत्त के बाहर स्थित है ना बच्चों। और यदि मैंने लिखा कि ये P बराबर R है, तो इसका मतलब बच्चों रेखा वृत्त पर स्थित है, रेखा वृत्त पर स्थित है। ठीक है पहले बच्चों, और यदि मैंने लिखा P यानी रेखा वृत्त पर स्थित है, इसका मतलब स्पर्श रेखा हो गई। तो ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा। अब मैंने लिखा P लेस देन R, बच्चों P लेस देन R का मतलब है P R से छोटा है। बच्चों P यदि R से छोटा है, इसका मतलब रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। तो रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, तो बच्चों ये क्या कहलाएगी, जीवा। ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो बच्चों समझ में आया आपके पास। तो ये 3 पॉइंट अपने पास होंगे, P ग्रेटर देन R, P बराबर R, P लेस देन R। अब P कैसे अपन निकालेंगे बच्चों, तो P ये पॉइंट आपको दे रखा है, और ये अपन वो दे रखा है बच्चों, रेखा का समीकरण। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया है कि एक बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं अपन, तो कैसे निकालते हैं, सूत्र P बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बटे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सूत्र होता है बच्चों। तो अपन ये सूत्र लगा के क्या कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ बच्चों। तो ये टेंजेंसी का पहला पॉइंट आया बच्चों। मैं भी आपको ये नहीं बता रहा कि ये रेखा को, रेखा का समीकरण लेके और वृत्त का समीकरण लेके काटना पीटना, वो फिर अपन आगे के मॉड्यूल्स में सीखेंगे। पहले अपन को बेसिक्स बातें करनी है। ठीक है बच्चों, ये वाला समझ है। अब अपन बात करेंगे बच्चों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जनरली बेसिक्स का क्वेश्चन जो जेईई मेंस में रियली पूछा जा सकता है। ऐसे आएगा नहीं बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी किताब का क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। तो कैसे कैसे आपसे बोला गया है कि लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए रेखा 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा बराबर 0 और वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 को स्पर्श करती है, देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा है।
ये लैम्डा किस मान के लिए, रेखा वृत्त को स्पर्श करते हैं। देखो बच्चों ये टेंडेंसी कंडीशन है, जो भी अपने पढ़ा है ना वृत्त की ज्यामितीय रूप में पैमाना का पहला पॉइंट। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, ये जो वृत्त का केंद्र है बच्चों, तो इस वृत्त का केंद्र कितना है 0,0। इस वृत्त के केंद्र से इस रेखा पे क्या डालेंगे बच्चों, अपन लंब डालेंगे। तो बच्चों मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई तो सीधा ही सूत्र होता है p बराबर c/√a² प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों ये तो आपने पढ़ाई है, ठीक है। ये तो बिंदु 0,0 है। अच्छा बिंदु दूसरा होता तो ये वाला सूत्र लगा रहे थे, जो भी मैंने इसको निकाल दिया। तो बच्चों p बराबर c कितना है लैम्डा बटे, ये कितना है बच्चों 2 और 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये जाएगा √13। तो p की वैल्यू वही लैम्डा बाय √13, ठीक है बच्चों। r कितना है इसका, r है बच्चों 5, तो p बराबर स्पर्श कर रही है, तो स्पर्श का मतलब p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों r, p का मान आ गया लैम्डा बाय √13 और r का मान आ गया 5, तो लैम्डा बराबर 5√13 इज द आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने स्पर्श रेखा की वृत्त के सापेक्ष स्थिति, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे बच्चों, मान लो आपसे बोला गया है कि जो रेखा है वो वृत्त को अंदर से होकर गुजर रही है, काट रही है, जीवा बन रही है, तो उस जीवा की लंबाई, ठीक है बच्चों, तो इसको अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ कोड, तो जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई अपन कैसे निकालेंगे, समझ में आया बच्चों। तो ये वाला पॉइंट हो गया, अब अपन को ये वाला पॉइंट पढ़ना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे कि जीवा वृत्त की जीवा की लंबाई, वृत्त की जीवा की लंबाई अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे ज्यामिति से, ठीक है बच्चों। तो ज्यामिति से कैसे, मतलब ये आपको वृत्त दे दिया और ये आपको जीवा दे दी वृत्त की, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, आपको जीवा निकालनी है। अच्छा इसका समीकरण आपको दे दिया x बराबर 0, इसकी त्रिज्या आपको पता लग जाएगा यहाँ से। इस समीकरण से बच्चों देखो x बराबर 0 का मतलब ये है कि आपको वृत्त का केंद्र मालूम है और वृत्त की त्रिज्या मालूम है, ठीक है बच्चों, ये समझना। तो वृत्त का केंद्र आपको दे रखा है -g-k f, r आपको दे रखा है। अब मुझे ए बी निकालना है, तो बच्चों ए बी के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पे लंब डाल दो। तो लंब जिस पॉइंट पे आपने m पे डाला, तो देखो ए बी बराबर प्यारे बच्चों कितना रहेगा, ए बी बराबर 2am हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ए बराबर 2am हो जाएगा। अब बच्चों ये त्रिज्या r है, तो कितना रहेगा बच्चों अपने पास, और ये अभी अपन ने निकाला भी था बच्चों, ठीक है। तो ये ए बी बराबर, तो कैसे अपन कर सकते हैं, तो बच्चों देखो अपन क्या करेंगे, ये r है, त्रिज्या ये वाली मालूम चल गया अपन को, -g-f है, और यहाँ से बच्चों अपन देखो क्या करेंगे, ये वाली दूरी है देखो को मालूम चल गई, सॉरी ये वाली दूरी अपन को मालूम चल गई। तो देखो ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे, इस केंद्र से इस रेखा पर लंब डालेंगे, तो ये p निकाल लेंगे, तो ये p अपन को मालूम चल जाएगा, ये r अपन को मालूम चल गया, तो ये निकाल लेंगे बच्चों, कितना जाएगा 2 टाइम्स am कितना जाएगा r स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। देखो क्या बच्चों के अभी तक समझ में नहीं आया बच्चों कि कैसे अपन सॉल्व किया है। तो सर आपने तो x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड को भी ऐसे किया था, तो बच्चों वो तो x अक्ष का था, ये x अक्ष तो ये तो कोई रेखा है जीवा की। जैसे मान लो आपको वृत्त दे दिया, जैसे आपको ये वृत्त दे दिया, वृत्त का समीकरण आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अच्छा ना मानते बता, तो माइनस के 12x प्लस के 8y प्लस के 4 बराबर 0, ये आपको वृत्त दे दिया, ठीक है बच्चों। और इस वृत्त में पहले चेक कर लेते बच्चों, ये वृत्त वास्तविक है काल्पनिक है, बिंदु पता है क्या बताइए, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c > 0 होना चाहिए, तब जाके एक ऐसा वृत्त है वास्तविक वृत्त है। तो ऑब्वियसली बात है बड़ा है ये वृत्त, ठीक है। तो ये वास्तविक वृत्त हो गया। देखो बच्चों क्वेश्चन बनाने से पहले आप खुद भी चेक कर लीजिएगा कि आप जो वृत्त बना रहे हो, जैसे मान लो ये वृत्त का समीकरण मैंने लिख दिया, हो सकता है आपने यहाँ पे डेटा कम लिया हो, तो आप डेटा कम लोगे, यहाँ पे डेटा अलग लोगे, तो हो सकता है बच्चों वो काल्पनिक वृत्त बन गया हो, और फिर आप जबरदस्ती आप इसमें ऐसे मेरे जैसा मेथड लगा के आप कह रहे हो गुरुजी हमारा आंसर गलत आया।
तो बच्चों ये चीज तो अपन को क्या करनी है, सोचनी है, ठीक है। तो जैसे मैं सोच पा रहा हूँ ऐसे ही आपको सोचना है। तो ये व्रत वास्तविक व्रत है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक जीवा लेंगे अपने, इस जीवा का समीकरण अपन मान लिया x माइनस के y प्लस के 4 बराबर जीवा। अब ये रेखा जो है, इस रेखा द्वारा वृत्त पे काटे गए जीवा की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। इस रेखा के द्वारा वृत्त पर काटी गई जीवा की लंबाई मुझे निकालनी है, ए भी निकालना है। तो बच्चों देखो अपन को x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर 0 का मतलब अपन को केंद्र दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है। केंद्र बोलो कितना है, x से गुणांक का आधा करो, उसमें माइनस चिपका दो। x का गुणांक -12 है, उसका आधा करेंगे -6 आएगा, और -6 में माइनस चिपका देंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे y के गुणांक का आधा करेंगे 4, माइनस चिपका देंगे तो -4। तो 6 -4 क्या आ गया, केंद्र आ गया। ऐसे बच्चों इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी रहेगी, r बराबर √g² प्लस f² माइनस के c। तो जी 6 6 36, 4 चौक 16 माइनस के c 4। तो बच्चों कितना आ गया, 36 16 52, 52 में 4 है तो 48, तो √48। अच्छा इसको अपन लिख सकते हैं 5 के 48 या 8 6 48, 8 × 6 लिख दो बच्चों। 8 को जब अपन बाहर निकालेंगे तो कितना रहेगा, ये 2 √, तो ये जाएगा बच्चों 4 2 12, तो ये जाएगा बच्चों 2√12, ये इसकी रेडियस हो गई, यानी 2√12। ये तो गया r का मान। अब बच्चों में मुझे क्या करना है, इस केंद्र से इस रेखा पे लंब डालना है। तो वो जो लंब डालना है वो क्या आएगा, p। तो एक बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र पता है मालूम बच्चों, तो आप यहाँ से p निकाल लेना। अच्छा जब आप p निकाल लोगे तो देखो p क्या रहेगा, p कैसे निकालेंगे, p बराबर मापा तो ax1। बच्चों a कितना है इसका, 1, x गुणा a x1 कितना है 6, तो 6। फिर by1, तो बच्चों ये कितना है -1 और ये -4, तो प्लस के 4 प्लस c बटे √a² प्लस b², तो ये 2। तो कितना गया, ये हो जाएगा मतलब 14/√2, तो ये आ गया p। तो बच्चों p आ गया, ठीक है, ये आ गया, r आ गया। अब a भी निकाल लो अपन, मतलब ये निकालो am और इसका डबल कर दो तो कितना जाएगा ab, तो ये सूत्र लग जाएगा। तो 2√r² ही जाएगा ना, p²। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वृत्त की जीवा की लंबाई अपन ये दूसरा रिजल्ट समझ आ गया आपको। ओके बच्चों, अब अपन सी पॉइंट थोड़ा फास्ट हो रहा है बच्चों, फास्ट हो रहा है बच्चों, होने दो बच्चों। फास्ट तो ऑब्वियसली बात है, आपको चलना है, धीरे भी चलना है। फास्ट हो रहा है तो आपको ये फोन में रिकॉर्डेड है, आप इसको धीरे कर लो। आपको लग रहा है कि धीरे चल रहा है तो आप इसको फास्ट कर लो बच्चों, ठीक है। तो अब अपन सी पॉइंट पढ़ेंगे। इसी में सी पॉइंट पर पढ़ेंगे बच्चों कि बिंदु स्पर्श रेखा की लंबाई ना, या खींची गई टेंजेंट, तो बिंदु x1, y1 से वृत्त x बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है बच्चों। बिंदु x1 y1 से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई ये अपन को निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कैसे अपन इसको डिस्कस करते हैं, तो देखो एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास वृत्त है x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 का मतलब इसका केंद्र -g, -f है और इससे त्रिज्या कितनी है r। अब ये पॉइंट है बच्चों x1 y1, तो x1 y1 में एक बिंदु से वृत्त पर अपन को स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसका मतलब जब ये बिंदु वृत्त पर स्थित होगा तब भी लिख सकते हो, और जब ये बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। बच्चों जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा तो इस वृत्त पे कितने टेंजेंट खींचेंगे, 2 टेंजेंट खींचेंगे बच्चों। एक टेंजेंट तो बच्चों ये खींच गया और एक टेंजेंट बच्चों ये, ठीक है। यहाँ जा खींचा, इसका परिणाम है T1 और इसका परिणाम दिया बच्चों T2, ठीक है। और बच्चों ये अपन ने कल अपन पढ़ा 2 रेखाओं से स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, तो ये वाला जो होगा और ये बिंदु, यानी ये बिंदु और वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होगी बच्चों ये क्या कहलाती है, कोणार्धक। कोणार्धक का मतलब ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है बच्चों।
अब अपन को निकालना क्या है बच्चों, अपन को निकालना है PT1। अपन को क्या निकालना, खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई। अभी अपन को बच्चों केवल ये निकालना है, ज्यादा में डिटेल में बाद में जाएंगे बच्चों। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बच्चों, तो मैंने आपको कहा है कि अपन को क्या निकालना है, PT1 निकालना है। मैंने भी कहा है, क्वेश्चन ने भी कहा है आपको PT1 निकालना है। तो बच्चों PT1 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस केंद्र से और इस बिंदु पे एक लंब खींचेंगे। तो बच्चों ये जो लंब खींचा अपन ने, मालूम चला ये आ गई, ये तो त्रिज्या आ गई। अरे ये तो क्या आ गई, ये तो त्रिज्या ही आ गई, आर ही आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये आर आ गई। तो बच्चों देखो अपन को अब अपन क्या करेंगे कि OP अपन को मालूम है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र लगा के OP निकाल सकते हैं बच्चों। त्रिज्या अपन को मालूम है आर, तो PT1 निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। PT1 निकालने में क्या दिक्कत है। तो बच्चों देखो त्रिभुज PT1 कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो PT1 करेंगे त्रिभुज OT1T या T1PO, T1PO में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय जब अपन लगा देंगे तो क्या जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है बच्चों, OP स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्या है बच्चों, PT1 प्लस लंब स्क्वायर क्या है बच्चों, OT1 स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, OT1 के लिए लिखते हैं R और OP1, तो PT1 निकालना है तो PT1 स्क्वायर बराबर कितना जाएगा प्यारे बच्चों, OP स्क्वायर माइनस OT1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों OP स्क्वायर क्या है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर माइनस OT1 बच्चों क्या है r, तो r स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों ये जाएगा x1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर करेंगे y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस बच्चों देखो यहाँ पे आएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, फिर माइनस r स्क्वायर की जगह पे लिखोगे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कट जाएगा, माइनस c माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस c। तो बच्चों ये आया मेरे पास PT1 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये क्या है, ये ऐसी तो है। अब इस x में बस x की जगह x1 y की जगह y1 हो गया, तो ये x ही तो है, x बराबर 0। अब ये x बराबर 0 है तो अपन इसको लिख सकते हैं x1। x1 का मतलब क्या होता है, ये x1 क्या है, x1 क्या है बच्चों, x1 है x की x1, y1 के सापेक्ष मान ये क्या है, x1 को अपन क्या लिखा, x1 बराबर क्या है, x की x1 y1 के सापेक्ष मान। ठीक है बच्चों, यानी ये जो x है, x का जो समीकरण है, इस x के समीकरण को क्या रख देंगे, x1 और y1 रख देंगे। बच्चों याद रखना, मैं वापस से आपको ये फोकस करा दे रहा हूँ या आपका ध्यान केंद्रित कराता हूँ बच्चों इस पॉइंट पे कि यहाँ पे जो x है उस x में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का लिमिट कोएफिशिएंट एक ही होना चाहिए बच्चों, एक ही होना चाहिए, उसमें अपन x तब जाके x मान को। तो बच्चों ये है PT1 स्क्वायर। अच्छा बच्चों अपन को जो PT1 का स्क्वायर क्या है, मुझे तो PT1 निकालना है, तो PT1 बराबर क्या जाएगा, √x1। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई यदि किसी को मालूम है तो सीधा लिख देंगे x को। यानी जो समीकरण दिया गया है x, जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण की x1 y1 के सापेक्ष स्थिति निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो स्थिति निकाल के मान लेंगे। तो बच्चों सी पॉइंट समझ में आया कि बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई अपन को निकालनी है। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं बच्चों, ओके बच्चों। अब अपन ध्यान है बच्चों ये बिंदु P कहाँ होना चाहिए, वृत्त के बाहर, है ना बच्चों। और देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये जो PT1 होता है ना बच्चों, PT1 और PT2 ये स्पर्श रेखा है और ये दोनों स्पर्श रेखा यानी PT1 और PT2 P के सापेक्ष स्पर्शी युग्म कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, ये स्पर्शी युग्म। यानी बिंदु P से एक तो PT1 स्पर्श रेखा और एक PT2 स्पर्श रेखा खींची कहां पे, वृत्त पर, बिंदु P से। ठीक है बच्चों, अब ये जो PT1 और PT2 है ना बच्चों, ये क्या है, ये स्पर्शी युग्म है, स्पर्शी युग्म।
ठीक है बच्चों। रेखा युग्म, रेखा युग्म भी बच्चों एक कॉनिक सेक्शन का ही भाग होता है, और कॉनिक सेक्शन में एक्स और वाई का जो कोटि होती है वो कितनी होती है बच्चों, 2। तो जब अपन PT1 PT2 का जब हम समीकरण ज्ञात करेंगे बच्चों, तो उसमें भी घात 2 लगेगी, वो अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं भी आपको केवल ज़्यादा लोड नहीं दे रहा बच्चों, अभी आप धीरे धीरे अपन इसको समझ। अब अपन बात करेंगे डी पॉइंट। तो बच्चों डी पॉइंट जब अपन करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन इसको अच्छे से समझना है। डी पॉइंट, तो बच्चों डी पॉइंट क्या है इसमें देखो, इसका डी पॉइंट जब अपन बात करेंगे बच्चों, वो अपन बात करेंगे सॉरी बच्चों। तो बच्चों डी पॉइंट जब अपन बात करेंगे कि बिंदु x1, y1 के सापेक्ष वृत्त की शक्ति या बिंदु शक्ति है ना, तो वृत्त के सापेक्ष बिंदु शक्ति, तो बिंदु x1 y1 की शक्ति, तो बच्चों बिंदु x1 y1 की शक्ति ये अपन को निकालना है। तो बिंदु x1 y1 की शक्ति वृत्त के सापेक्ष ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो यानी अपन को ज्ञात करना है पावर ऑफ पॉइंट। तो एक पॉइंट की शक्ति कैसे अपन निकालेंगे। तो बच्चों ये ज्यादा नहीं है बच्चों, मैंने नाम इसका चेंज कर दिया। 10th क्लास में हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ के लाया। क्या प्रॉपर्टी देखो बच्चों, क्या बिंदु शक्ति क्या है क्या नहीं है दूसरों बच्चों। ये अपने पास बच्चों एक वृत्त है, ठीक है बच्चों, और बिंदु जो है ये बिंदु P अपने पास है x1, y1। बच्चों ये बिंदु P या बाहर भी सकता है, अंदर भी हो सकता है, और वृत्त पर भी स्थित हो सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको बोल दिया चेक कैसे करना है। आपको ये वृत्त का समीकरण दे दिया x बराबर 0, ठीक है। इस x में क्या रखोगे आप, x1। बच्चों केवल x में रखना, x बराबर 0, तो समीकरण दिया हुआ है। x क्या है, जैसे x आपके पास है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। 0 मत ले लेना बच्चों, मान 0 तो ले जाएगा बिल्कुल, ये x है, ठीक है। अब इस x में क्या डालो आप, x की जगह x1, y की जगह y1 लिखो, तो एक मान आ जाएगा। वो मान यदि 0 आया तो इसका मतलब बिंदु वृत्त पर है, वो मान यदि 0 से बड़ा आया तो इसका मतलब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, वो मान यदि 0 से छोटा आया, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब वो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया यहाँ तक अपन कैसे क्या करना है। तो अब अपन को निकालना है इसकी शक्ति। देखो बच्चों इस बिंदु से मैंने क्या करा, इस वृत्त पर एक जीवा काटी, ठीक है, ये A पे और ये B पे कटी। तो बच्चों बिंदु से वृत्त पर जो जीवा खींचेंगे, बदलती हुई जीवा, तो वृत्त के बाहर या वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से गुजरने वाली जीवाओं के शीर्ष पर स्थित बिंदुओं से उस बिंदु की दूरी का गुणनफल सदैव नियत रहता है। अरे सर क्या बोला आपने, ऊपर से चला गया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे ये बोला कि किसी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई जीवा, किसी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई जीवा, तो देखो वृत्त पर कितनी जीवा, 1 2 3 4 5 कई सारी जीवा। ऐसे ही मान लो बिंदु P अंदर भी तो सकता है, ये बिंदु P, तो बिंदु P से वृत्त पर खींची गई जीवा, बिंदु P से वृत्त पर खींची गई जीवा के शीर्षों से, तो इसके शीर्ष ये हो गए, शीर्षों से यानी CD E F, तो ऐसे ये क्या रहेगा, मान लो ये A B शीर्ष, ये C D, ये E और F। तो जीवा के शीर्षों से बिंदु की दूरियों का गुणनफल, तो देखो ये जाएगा कि ये शीर्षों से बिंदु की दूरी,
तो ये तो जाएगा पी ए और ये हो जाएगा पी बी का गुणनफल सदैव नियत रहता है पी सी इंटू पी डी, ऐसे पी ई इंटू पी एफ हमेशा क्या रहता है नियत। ऐसे बच्चों यहाँ पे बोलो एक बिंदु से वृत्त में खींचे गए जीवाओं के शीर्षों पर स्थित बिंदुओं से दूरियों का गुणनफल, तो पी ए इंटू पी बी ये दूरियों का गुणनफल, पी सी इंटू पी डी ये हमेशा क्या रहेगा नियत रहेगा। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, अरे बच्चों पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी आपने, पढ़ रखी ना बच्चों। तो ये जो नियत जो मान आएगा एक पर्टिकुलर मान कितना आएगा ये उस बिंदु की शक्ति कहलाती है। ठीक है भाई बच्चों, अब अपन को ये मान निकालना है, तो ये शक्ति निकालनी है। तो बच्चों समझ में आया मैंने क्या बोला, तो इसको पॉज करके आप एक बार इसको लिखना, अब मैं इसको मिटा के इसका डेरिवेशन कर रहा हूं, यानी इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, वापस से बोल दे रहा हूं मैं कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई जीवा, किसी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई जीवाओं के शीर्षों से बिंदुओं की दूरी का गुणनफल सदैव नियत रहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया मैंने क्या बोला। अब इसको अपन प्रूफ करते हैं। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी भी थी, जब मैंने वृत्त के गुणधर्म में 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये 5वीं प्रॉपर्टी थी, लेकिन मैंने इसको डिस्कस नहीं किया वहां पे, अब अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अपन इसको निकालते हैं, कैसे अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ये देखो मैंने ये मान लिया पॉइंट, ये वृत्त मान लिया और इस वृत्त को अपन ने नाम दे दिया x=0। ये बिंदु P मैंने ले लिया बच्चों x1, y1। ठीक है बच्चों, अब इस बिंदु से मैंने ये काट दिया, एक जीवा बनाई, तो बिंदु से वृत्त पर एक जीवा और इस पे एक शीर्ष, जो बच्चों यहाँ पे शीर्ष है। ठीक है बच्चों, तो शीर्ष ये भी है और ये भी है। तो बच्चों देखो अभी मैंने आपसे आज की ही क्लास में रेखा का प्राचलिक समीकरण समझाया बच्चों। रेखा का प्राचलिक समीकरण, इसका मतलब कि किसी रेखा पे मुझे कोई बिंदु लेना है, तो रेखा पर स्थित कोई बिंदु मुझे लेना है। तो बच्चों ये जो रेखा है, ये व्हाइट कलर की जो रेखा है, सफेद लाइन से मैंने इस रेखा को लिखा है। तो बच्चों इस रेखा पे मुझे एक बिंदु लेना है, एक बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, और वो बिंदु मैं कहाँ पे लूंगा, वो बिंदु मैं वृत्त पर भी स्थित हो ऐसा लूंगा। तो मैंने मान लिया कोई बिंदु है, तो कोई बिंदु है, तो रेखा पर, इस रेखा पर कोई बिंदु मैंने लिखा बच्चों, इस रेखा पर कोई बिंदु, इस रेखा पर कोई बिंदु ले लिया, कोई बिंदु Q। ठीक है बच्चों, कोई बिंदु Q ले लिया, और वो कोई बिंदु Q की दिए गए बिंदु से दूरी कितनी ले ली अपन ने r, तो r, अब r ये अपन को मालूम हो रही है, तो r क्या है, अज्ञात है, तो कितना जाएगा उसको r है, तो क्या लिखेंगे अपन, उससे कोऑर्डिनेट x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा। अरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। अरे प्राचलिक रूप में समीकरण मान लेना, मैंने क्या माना कि इस रेखा पर कोई बिंदु है, तो कोई बिंदु Q है, उसके निर्देशांक मैंने प्राचल रूप में मान लिया। अब r क्या है, r है इस बिंदु से उसकी दूरी, और ये जो बिंदु है ये वृत्त पर स्थित है। तो बच्चों को तो बाद में पता लगेगा, मान लो ये आपको नहीं दिया होता, ऐसा कुछ आपको पता ही नहीं वृत्त कैसा बनता है, गोल बनता है, आप जानते ही नहीं हो कुछ भी, आपको मालूम ही नहीं वृत्त गोल बनता है। आपने तो वृत्त खींचा और एक लाइन खींची, अब आपने क्या माना, आपने ऐसे माना कि इस रेखा पर कोई बिंदु है, वो बिंदु यदि जीवा बन रही है, तो इसका मतलब ये रेखा इस वृत्त को, इस वक्र को काटेगी, तो इसका मतलब कोई एक बिंदु ऐसा भी आएगा जो रेखा पर भी स्थित होगा और वृत्त पर भी स्थित होगा। ठीक है बच्चों, तो आप पहले समीकरण से इक्वेशन बना लो, यदि वो इक्वेशन द्वितीय कोटि की बनी तो इसका मतलब ऐसे दो मान आएंगे। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि ये जो r है ना, ये r क्या है, बिंदु P की बिंदु Q से दूरी है r, और ये Q कैसा है, अब ये जो Q है, ये Q मैंने वृत्त पर भी स्थित माना है। ठीक है बच्चों, किस पे स्थित माना है, वृत्त पर भी स्थित माना है। अब जब मैं बच्चों इस बिंदु को वृत्त पर भी स्थित माना है और इस बिंदु को वृत्त के समीकरण से संतुष्ट कराऊंगा,
और उस समय द्विघात समीकरण बन गया आर का। तो आर के दो मान का मतलब ये होगा कि बिंदु पी से क्यू की जो स्थिति है वो दो होगी, R1 और R। शायद मेरे बच्चों आपको समझ में नहीं आया है, तो बच्चों आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको इक्वेशन लेके भी हल कर देता हूँ। तो कैसे देखो, तो बच्चों देखो मैंने माना इस वृत्त का समीकरण कितना था, x बराबर 0 यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो बच्चों ये हो गया अपने पास वृत्त का समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना समझ में आया आपको, ये हो गया वृत्त का समीकरण। अब इस वृत्त, ये जो वृत्त है मतलब बच्चों इस वृत्त पे प्रत्येक बिंदु इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है बच्चों, और ये जो रेखा है इस रेखा पर एक बिंदु अपन ने क्या माना, क्यू ये माना, और अपन ने ऐसा माना कि ये बिंदु क्यू वृत्त पर भी स्थित होगा। तो कोई बिंदु क्यू वृत्त पर भी स्थित होगा तो वृत्त के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इसके x का मान इसके x में रखेंगे, इसके y का मान इसके y में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो रखेंगे तो देखो क्या बनता आ रहा है, तो रखेंगे x की जगह रखेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, x1 प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की जगह रखेंगे तो y1 प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह बच्चों क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे x1 प्लस r cos थीटा प्लस 2f, y की जगह बच्चों क्या रखेंगे y1 प्लस r sin थीटा प्लस c बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको अपन हल करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे जब अपन हल करते हैं तो इसको अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 2r cos थीटा x1 प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसे बच्चों इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा, y1 स्क्वायर प्लस 2r sin थीटा y1 प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे इसको करेंगे तो 2gx1, ठीक है, प्लस 2g को r से करेंगे तो 2gr sin cos थीटा है ना, प्लस 2f(y1) प्लस 2f r sin थीटा प्लस के c बराबर 0। तो ये ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, अब बच्चों अपन r का द्विघात समीकरण बनाएंगे। r का द्विघात समीकरण देखो तो r स्क्वायर ये रहा और r स्क्वायर ये रहा, तो r स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो एक हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस, अब r के पद कहाँ पे, ये रहा r का पद 1, r का पद और कहाँ पे, ये रहा r का पद 2, r और कहाँ पे 3, r और कहाँ पे 4, तो r कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या क्या बचेगा अपने पास, 2 cos थीटा 1 है ना, 2 cos थीटा x1 ये बचा बच्चों, इसमें क्या बचेगा बच्चों, प्लस के 2 sin थीटा y1 प्लस बच्चों इसमें क्या बचा, 2g cos थीटा प्लस बच्चों इसमें क्या बचा, 2f sin थीटा। तो ये बन गया अपने पास r का गुणांक। तो बच्चों r का गुणांक एक आया, r का गुणांक ये आया, प्लस अब अचर पद जो आएगा बच्चों, अचर पद क्या क्या रहेगा, अचर पद इसमें रहेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c बराबर 0। ये बच्चों अपने पास आ गया अचर पद। तो बच्चों देखो मैं इसको अपन बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये आ गया r के द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, ये द्विघात समीकरण आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया। इसका मतलब ऐसे जो क्यू पॉइंट अपन ने माना एक ही दूरी r पे, ऐसे क्यू पॉइंट एक ही दूरी r पे नहीं है, ऐसे क्यू पॉइंट p से दो दूरियों पे, एक r1 पे और एक r2 पे। समझ में आया बच्चों, r1 पे और r2 पे। ठीक है बच्चों, तो द्विघात समीकरण r1 और r2 क्या होंगे, और वो r1 r2 होंगे इसके मूल, मूल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखो अपन को तो क्या निकालना है, जैसे मान लो इसकी दूरी यहाँ से आ गई r1
और इसकी दूरी यहाँ से आ गई r2। तो बच्चों हमको r1 r2 तो निकालना है कि बिंदु से वृत्त खींचे गए जीवाओं के शीर्षों से बिंदु की दूरियों का गुणनफल, वही तो निकालना है बच्चों। तो r1 r2 निकालना है। तो प्यारे बच्चों r1 r2 क्या होता है? मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणन। अचर पद कितना है? अचर पद है x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c बटे x² r² का गुणन। तो r² का गुणन कितना है? 1। तो बच्चे r1 r2 कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया। नहीं समझ में आया बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन एक बार इसको इरेज करके लास्ट फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। इसको आप नोट डाउन करना कैसे अपन ने क्या किया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है अपने पास? तो बच्चों अपने पास आया ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P से क्योंकि जो लोकेशन आई वो 2 आई, ये तो आई r1 पे और ये आई r2 पे, और r1 r2 का गुणनफल जो आया बच्चों ये आया अपने पास x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। ठीक है पहले बच्चों ये इतना समझ में आया। और फिर अपन ने देखा अरे बच्चों ये तो क्या है? ये तो टेंजेंट स्पर्शरेखा की लंबाई यानी √x1 का होल स्क्वायर है। अगर बच्चों √x1 का होल स्क्वायर यानी x1 यही तो है, तो ये r1 r2। अब इसको मापांक कर लेंगे बच्चों अपन, तो ये आ गया बिंदु P की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए अपन इतना ही समाप्त करते हैं। तो इसके बाद ई पॉइंट हो रहेगा बच्चों, तो वो ई पॉइंट पे अपन डिस्कस करते हैं। हैव अ गुड डे।